नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एस्टेट हिंदी और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की जो हिंदी होती है वो कराती हूँ। आज के ये जो हमारी क्लास है वो है एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 7 की। आज हम शुरुआत करेंगे वसंत भाग 2 की। इससे पहले की क्लास में हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 6 वसंत भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो क्लास 7 है एनसीईआरटी हिंदी, उसको भी हम 4 या 5 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। तो और आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेंगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास को लाइक करें। तो पहला जो लेसन है वो है हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि शिव मंगल सिंह जी द्वारा रचित है। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि कौन है? मीराबाई, बालकृष्ण, शिव मंगल सिंह सुमन, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो कौन है इसके कवि? शिव मंगल सिंह सुमन। कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? पशु का, पक्षी का, मानव का या फिर दानव का? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कविता के हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो पक्षी। पक्षी किस प्रकार के गगन में उड़ना चाहते हैं? मुक्त, खुले, नीले, उन्मुक्त। तो कौन से आकाश में उड़ना चाहते हैं पक्षी? उन्मुक्त, यानी कि खुले आकाश में, बंधन रहित आकाश में। कवि ने कविता में पक्षियों की कौन सी बात की है? गुलामी की, स्वतंत्रता की, पिंजरे की, सलाखों की। तो कौन सी बात की है? स्वतंत्रता की बात की है। सोने की सलाखों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? चोंच, पंख या फिर पैर, आँख। तो क्या टूट जाएंगे? पंख टूट जाएंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो क्या भूल जाएंगे? रोना, हंसना, चहचहाना, खाना। क्या भूल जाएंगे पक्षी? चहचहाना भूल जाएंगे। पक्षियों का बसेरा क्या है? खुला आसमान, घोंसला, पिंजरा या फिर घर। तो क्या है पक्षियों का बसेरा? खुला आसमान। पक्षी खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पक्षियों को क्या पीना पसंद है? दूध, चाय, पानी, बहता पानी। तो क्या पीना पसंद है पक्षियों को? बहता पानी। पिंजरे की अपेक्षा पक्षियों को क्या अच्छा लगता है? पेड़, घोंसला, कड़वी नीम का फल। तो क्या अच्छा लगता है पक्षियों को? कड़वी नीम का फल पक्षियों को अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है पिंजरे में रहकर पक्षियों का क्या होगा? सो जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो क्या होगा? भूखे प्यासे मर जाएंगे। वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। पिंजरे में रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। पिंजरे में रहकर पक्षी अपना कौन सा रूप खो देते हैं? स्वाभाविक, बनावटी, रोने का, हंसने का। तो कौन सा रूप खो देते हैं? स्वाभाविक, यानी जो उनका असली रूप है। सोने की जंजीरों में पड़कर पक्षी क्या भूल जाते हैं? गाना, खाना, चाल और उड़ना, सोना। क्या भूल जाते हैं? चाल और उड़ना, यानी अपनी चाल और जो कि उनकी उड़ान होती है उसको पक्षी भूल जाते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर पक्षी क्या क्या सपने देखते हैं? क्या देखते हैं? झूले झूलने, उड़ने का, फल खाने का, बैठने का। तो क्या सपने देखते हैं? पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का पक्षी सपना देखते हैं पिंजरे में पड़े हुए। अगला प्रश्न है पक्षी उड़ते हुए क्या छूना चाहते हैं? पेड़, पत्ते, सीमाहीन क्षितिज, चांद, सीमाहीन क्षितिज। क्या छूना चाहते हैं पक्षी? सीमाहीन क्षितिज, यानी जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं उस क्षितिज को जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। पक्षी अपने चोंच से तारों के समान क्या चुगना चाहते हैं? गेहूं, चावल, दाल, अनार के दाने। क्या चुगना चाहते हैं? अनार के दाने। पक्षी अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? पक्षी अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? पिंजरे में रहकर, नाचकर, गाकर, स्वतंत्र रहकर। तो कैसे पूरा कर सकते हैं पक्षी? स्वतंत्र रहकर, आज़ाद रहकर। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में क्या लग जाती है? आग, धूल, होड़, पानी। क्या लग जाती है? पक्षियों में उड़ते हुए आपस में होड़ लग जाती है। होड़ यानी कि है, यानी कि वो उससे आगे निकलना चाहता है, वो उससे आगे, यानी पक्षी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। अगला प्रश्न है संसार में किसकी सीमा का अंत नहीं है? आकाश का, समुद्र का, नदी का या फिर तालाब का। तो किसका अंत नहीं है? आकाश का अंत नहीं है। यह था इस कविता का अंतिम प्रश्न। अगला जो पाठ है हमारा वो है दादी माँ। क्या है? दादी माँ। और इसके जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह।
इसका पहला प्रश्न है, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह। तो कौन है दादी माँ के लेखक? शिव प्रसाद सिंह हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, जो कि हम अब पीछे पढ़कर आए हैं, वो उनकी कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? माँ का, बहन का, पत्नी का, दादी का। किसका वर्णन किया है? दादी का। अगला प्रश्न है, दादी सुख दुख में पूरे गांव की क्या बन जाती है? नानी, चाची, मुखिया, दादी क्या बन जाती है? दादी मुखिया बन जाती है पूरे गांव की। लेखक जरा सी कठिनाई पड़ते क्या हो जाता है? गुस्सा, खुश, हैरान, अनमना। कैसा हो जाता है? अनमना हो जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक के गांव के चारों ओर पानी क्या ले रहा था? मिट्टी, पौधे, हिलोरे, अनाज। क्या ले रहा था? पानी, हिलोरे ले रहा था। लेखक अगहन में किन दो चीज़ों की न मिलने की बातें करता है? दाल रोटी, चना राजमा, चीनी शक्कर, चिवड़ा या और गुड़। क्या नहीं मिलता था अगहन में? अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, चैत के दिनों में लेखक को किस वस्तु के न मिलने पर अफसोस नहीं था? लाई और गुड़। क्या मिलने पर अफसोस नहीं था? लाई और गुड़ मिलने पर अफसोस नहीं था। अगहन के महीने में क्या नहीं मिलता था? चिवड़ा और गुड़। और यहाँ पर किस वस्तु के मिलने पर अफसोस नहीं था? लाई और गुड़। लेखक के मित्र पीठ पीछे उसे क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? कायर, नालायक, कमजोर या फिर होशियार। क्या कहकर मजाक उड़ाते थे? कमजोर कहकर मजाक उड़ाया करते थे। लेखक के गांव में बरसात के दिनों में दूसरे खेतों से क्या आता था? मिट्टी, अनाज, पानी, पौधे। क्या आता था? पानी आता था। आषाढ़ मास में क्या अच्छा लगता था? केला, संतरा, आम और जामुन, अमरूद और पपीता, अंगूर और अनार। तो क्या अच्छा लगता था आषाढ़ मास में? आम और जामुन अच्छे लगते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। बीमारी में लेखक को दिन भर क्या क्या मिलता था? नींबू और साबु, डबल रोटी, शरबत या चाय। क्या मिलता था? नींबू और साबु। लेखक की दादी उसके माथे पर किन चबूतरों की मिट्टी लगाती थी? दृश्य शक्तिधारी, साधुओं, पैगंबरों, अदृश्य शक्तिधारी। तो किसकी मिट्टी कौन से चबूतरों की मिट्टी लगाती थी? अदृश्य शक्तिधारी, यानी अदृश्य, जो कि दिखाई नहीं देते ईश्वर। अगला प्रश्न है, दादी माँ को गांव से मिलने वाली कितनी किस्म की दवाओं के नाम याद थे? 87, 85, 70 या फिर 50। तो कितनी दवाइयों के नाम याद थे दादी को? 85, यानी कि 85। दादी माँ को बीमारी वाले घर में कौन सी चीज़ सबसे बुरी लगती थी? सफाई, बिस्तरे, गंदगी, पलंग। तो क्या बुरी लगती थी दादी माँ को? गंदगी। लेखक को किसकी शक्ल देखते ही बुखार भाग जाता है? दादी, नानी, माँ, डॉक्टर। तो किसकी शक्ल देखते ही बुखार भाग जाता है लेखक का? डॉक्टर की शक्ल देखते ही। एक दोपहर दादी माँ किसकी चाची को डांट रही थी? रामी, कृष्ण, नंदी, सौरभ। किसकी चाची को डांट रही थी? रामी की चाची को डांट रही थी। दादी माँ ने रामी की चाची की बेटी की शादी में कितने रुपए दिए? 20, 50, 10, 5। तो कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। और दादी माँ को कितनी किस्म की दवाओं के नाम पता थे? 85, यानी कि 85। कितने? 85। कृष्ण की शादी के समय रात भर क्या हुआ करता था? नाच, गीत, खेल, लड़ाई। क्या हुआ करता था? गीत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, लेखक के मामा के लड़के का क्या नाम था? हुसैन, शौकत, किशन, सहाब। तो क्या था? सहाब। क्या था लेखक के मामा के लड़के का नाम? सहाब था। साहब से याद कर सकते हो, क्या है? सहाब। बारात जाने के बाद रात में औरतें क्या करती थी? अभिनय, खाना खाना, सोना, गीत गाना। क्या करती थी औरतें? अभिनय करती थी। यह था इस पाठ का अंतिम प्रश्न। अगला पाठ है हिमालय की बेटियां। क्या है? हिमालय की बेटियां, जो कि नागार्जुन द्वारा रचित है। कौन है इसके लेखक? नागार्जुन।
पहला प्रश्न है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, रमेश चंद्र शाह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो कौन है? नागार्जुन है। लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को किस रूप में वर्णन किया है? पुत्र, बेटियां, पिता, माता। तो क्या किस रूप से? बेटियों, जैसा कि लेसन के नाम से ही हो रहा है, हिमालय की बेटियां। तो किस नाम का से वर्णन किया है? बेटियों। हिमालय से निकलने वाली नदियां लेखक को दूर से कैसी दिखाई देती हैं? शांत, गंभीर, शांत और गंभीर, उपरोक्त सभी। तो कैसे दिखाई देती हैं? शांत, गंभीर, शांत और गंभीर, यानी सभी। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली किन किन नदियों का वर्णन किया है? गंगा, यमुना, सतलुज या फिर उपरोक्त सभी। तो किस किस का वर्णन किया है? तीनों है, गंगा, यमुना, सतलुज, सभी नदियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, लेखक को नदियाँ किस प्रकार प्रतीत होती थी? महिला, संभ्रांत महिला, माता, कोई नहीं। तो कौन कैसी प्रतीत होती थी? संभ्रांत महिला के रूप में प्रतीत होती थी। नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे? श्रद्धा, मंगल, नेक, पवित्र। तो कैसे थे? श्रद्धा के भाव थे। लेखक ने नदियों के पानी में लगाई डुबकी की तुलना किन किन की गोद से की है? माँ, मामी, दादी, मौसी, उपरोक्त सभी। तो किन किन की गोद से की है? माँ की भी, मामी की भी, दादी की भी और मौसी की भी। अगला प्रश्न है, लेखक को समतल मैदान में नदियाँ कैसी दिखाई दी? छोटी, विशाल, लंबी, चौड़ी। तो कैसी दिखाई दी? विशाल दिखाई दी। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ कहाँ लीलाएं करती हैं? बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों पर, उपरोक्त सभी। तो कहाँ? बर्फ़ की पहाड़ियों में भी, घाटियों पर में भी और चोटियों पर भी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। लेखक के अनुसार हिमालय किसका नटखटपन झेलता होगा? पत्थरों का, नदियों का, पेड़ों का, फूलों का। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? हिमालय की बेटियाँ। और कौन थी हिमालय की बेटियाँ? नदियाँ। तो कहाँ, तो किसकी बात की है? किसका नटखटपन हिमालय झेलता होगा? नदियों का। हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली दो नदियों के नाम लिखो। कावेरी, ताप्ती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, नर्मदा, प्रयाग। तो क्या है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, लेखक ने नदियों को किस हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है? योग हिमालय, शिशु हिमालय, बूढ़ा हिमालय या फिर हिमालय। तो किसकी बात की गई है? बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं। किसको कहा गया है? नदियों को। अगला प्रश्न है, पर्वत राज की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसको दी गई है? हिमालय को दी गई है। अगला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय का समुद्र से क्या संबंध जोड़ा है? पिता पुत्र का, ससुर दामाद का, भाई भाई का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका संबंध जोड़ा है? ससुर और दामाद का। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? महानदी, लोक माता, सुर नदी, माँ। तो क्या कहा है काका कालेलकर ने? लोक माता। लेखक नदियों को माता से पहले किस रूप में देखता है? बहन, बेटी या फिर दोनों, कोई नहीं। तो किस रूप में देखता है? बेटी के रूप में देखता है। अगला प्रश्न है, लेखक किस देश में सतलुज के किनारे बैठा था? लेखक किस देश में सतलुज के किनारे बैठा था? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत। तो कहाँ बैठा था लेखक? तिब्बत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे तो ये पूरा ही लेसन इम्पोर्टेंट है। तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर लेखक उसके किस रूप से प्रभावित हुआ? आकर्षक, कोमल, पवित्र, शीतल। तो किस रूप से प्रभावित हुआ? पवित्र रूप से प्रभावित हुआ। किसके पवित्र रूप से? सतलुज के पवित्र रूप से। तो यह था इस पाठ का अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।